हेलो एंड वार्म वेलकम दोस्तों। हमने 2022 की पीवाईक्यू स्टार्ट किया था डिस्कशन करना, जिसमें से हमने 8 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। अब 9 नंबर क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्टिंग जो ये 2022 का जो सेट है, ये सेट ए है, ये इकोनॉमिक्स से स्टार्ट हुई है। और इकोनॉमिक्स में थोड़ी टाइम लगती है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल इसमें क्वेश्चन रहते हैं। अगर वही हिस्ट्री रहती तो उसमें बहुत आसानी से हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ जाते, पर इकोनॉमिक्स में टाइम लगती है। इसी वजह से हम धीरे धीरे और पूरी कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड में समझते हुए चल रहे हैं, और ऐसे ही आगे भी बढ़ते रहेंगे ताकि जितने भी इससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट हो, जैसे मान लेते हैं इसमें अगर पूंजीगत व्यय कह रहा है, चाहे पूंजीगत व्यय हो, राजस्व व्यय हो, इससे जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो वो एक ही जगह पे क्लियर हो जाए। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। आज का क्वेश्चन है स्टार्टिंग का 9 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय, अब जो खर्च किया जा रहा है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अब सही पूछ रहा है। फिर हम देखते हैं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर इस पे हमें सही उत्तर चुनने को बोल रहा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। अब हमने अभी तक कुछ क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, तो हमने बस ये देखा कि क्वेश्चन पढ़ा, उसके ऑप्शन हमने देखा नहीं। उसमें पूछ रहा है सही उत्तर क्या है। अब ये वाला ऑप्शन में थोड़ा टफ पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक न एक इन्फॉर्मेशन मालूम रहना चाहिए, तभी आप एलिमिनेट कर पाओगे, नहीं तो इसमें थोड़ी सी टफ पड़ जाती है। यदि यहीं पे अगर 3 ऑप्शन वाले रहते कि 1 2 तीसरा कुछ और ऑप्शन रहता, और इसमें 1 2 3 या फिर 3 ऐसे, तो उसको एलिमिनेशन करना बहुत ईजी हो जाता है। पर 2 ऑप्शन वाले में उसमें भी हम एलिमिनेट करते हैं, पर थोड़ा सा उसके कंपेरिजन में टफ पड़ जाता है। अब जैसे मान लेते हैं ये 11 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें एलिमिनेशन करना थोड़ा इजी हो जाता है इसके कंपैरिजन में जो 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है उसके तुलना में। तो अब देखते हैं पहला हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा था किसी संगठन या कंपनी द्वारा जो खर्च किया जाता है, व्यय किया जाता है, उसके संदर्भ में बात करना है। पहला ऑप्शन है नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना, क्या पूंजीगत व्यय है? कि अगर मान लेते हैं कुछ नया टेक्नोलॉजी अगर प्राप्त करते हैं तो क्या वो पूंजीगत व्यय है? दूसरा, ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, एंड यानी जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। तो अब आप समझो ये होता क्या है ऋण वित्तीयन। ऋण वित्तीयन का मतलब है कि आपने कहीं से लोन लिया, ठीक, ये लोन लिए, और इसके बदले में आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट दे रहे हो, इंटरेस्ट यानी ब्याज दे रहे हो। तो ये कह रहा है कि क्या यानी आपने लोन लिया और उसके बदले में जो इंटरेस्ट दिया, तो यही ऋण वित्तीयन है। कि यानी डेप्ट फाइनेंसिंग की बात कर रहा है कि आपने लोन लिया और उसके बदले में जो ब्याज दिया, क्या वो पूंजीगत व्यय माना जाएगा? तो पूंजीगत व्यय से आप समझो क्या तात्पर्य है, पूंजीगत व्यय माना जाएगा। तो इस पर देखेंगे कि पूंजीगत व्यय क्या है, फिर राजस्व व्यय क्या है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का फिर आंसर पे आएंगे। और इसमें कह रहा है जबकि इक्विटी वित्तीयन, इक्विटी वित्तीयन का मतलब है कि आपका पास कंपनी है और आपने उसके कुछ जो शेयर है वो सेल कर दिए किसी अन्य कंपनी या व्यक्ति को, और उसने क्या किया, आपको पेमेंट किया और उसकी हिस्सेदारी हो गई इसमें। यानी आप अपने कंपनी की हिस्सेदारी, शेयर मतलब क्या होता है हिस्सेदारी, किसी और को बेच रहे हो और वो फिर उसके बदले आपको पेमेंट कर रहा है। तो पूंजी जुटाने का, दोनों पूंजी जुटाने का माध्यम है, ये लोन के माध्यम से है और ये शेयर बेचने के माध्यम से है। ठीक, तो कह रहा है क्या इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है? तो अब देखेंगे इस पर कि इसका आंसर क्या है। पहले इसके बारे में डिटेल्ड समझते हैं कि है क्या आखिर ये। अब आप स्टार्टिंग से समझते हैं कि केंद्रीय बजट 2 हिस्सों में बटा होता है, एक होता है राजस्व बजट और एक होता है पूंजीगत बजट। अब जैसे बजट हो गए तो हम सभी जानते हैं बजट, एक होता है राजस्व और एक होता है पूंजीगत। उसके बाद ये 2 भागों में बटा होता है, एक होता है राजस्व खर्च और एक होता है राजस्व प्राप्ति। फिर उसके बाद पूंजीगत, ये भी 2 भागों में बटा होता है, ये भी खर्च, पूंजीगत खर्च और पूंजीगत प्राप्ति होती है। तो यही कह रहा है कि राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। अब पहला हम देखते हैं ये राजस्व बजट क्या होता है, रेवेन्यू बजट। ठीक है, तो राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय शामिल है। यानी हमने देखा ऊपर क्या है कि राजस्व बजट 2, एक खर्च और प्राप्ति हो गई। तो प्राप्ति की बात कर रहा है कि राजस्व प्राप्ति वह पैसा जो सरकार कमाती है, यानी सरकार के पास आती है, और राजस्व व्यय का मतलब है वह पैसा जो सरकार खर्च करती है, यानी गवर्नमेंट खर्च करती है। यह प्योरली जो है डे टू डे खर्च या आय है। खर्च मतलब एक्सपेंडिचर हो गया, आय मतलब इनकम या प्राप्ति हो गई। तो यह डे टू डे वाला मामला है, यह किसी भी संपत्ति का सृजन नहीं करता है। ठीक, अब राजस्व प्राप्ति में क्या क्या शामिल होता है, राजस्व व्यय में क्या क्या शामिल होता है वो देखते हैं। अब पहला है हमारा राजस्व प्राप्ति, मीन्स रेवेन्यू रिसिप्ट। राजस्व प्राप्ति में क्या क्या शामिल होता है, अब टैक्स
और नॉन टैक्स इनकम जो शामिल होता है, यानी टैक्स से जो इनकम हुआ वो और नॉन टैक्स से जो इनकम हुआ वो दोनों शामिल होता है। अब टैक्स से इनकम कैसे हो गया, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये सभी उसमें आ जाए। नॉन टैक्स में कुछ शुल्क हो गए, कुछ पेनल्टी हो गए। तो अब देखते हैं टैक्स में क्या क्या आ जाएगा। तो इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स यानी कंपनी के द्वारा, निगम के द्वारा दिया गया टैक्स जो होता है, जीएसटी किसी वस्तु पे लगाया गया या वस्तु या सेवा पे, कस्टम ड्यूटी होता है, सीमा शुल्क। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी अभी वेब सीरीज आई है तस्करी, तो वो आप देखोगे तो वो एकदम क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा कि कस्टम ड्यूटी कैसे मामला होता है वो। तो कस्टम ड्यूटी हो गया, फिर एक्साइज ड्यूटी हो गई, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, फिर वेल्थ टैक्स जो अब नहीं है, ख़त्म हो गया कि आपके पास संपत्ति रखने के लिए कुछ टैक्स देना पड़ता था उसकी सुरक्षा के लिए। अब दूसरा नंबर है गैर कर राजस्व, यानी नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो जैसे ब्याज आय हो गया, मतलब कि आपने किसी कंपनी को लोन दिया और उसके बदले में वो तो आपका लोन तो चुकता करेगा ही, जो मूलधन था उसके बदले में ब्याज देगा, तो वो ब्याज आय हो गया। तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा। डिविडेंड यानी किसी कंपनी के लाभांश, जैसे मान लेते हैं आपने उसमें कुछ निवेश किया, उसको प्रॉफिट हुआ तो वो आपको देगा, तो वो डिविडेंड हो गया, तो वो लाभांश हो गया। सेवाओं के शुल्क, आपने कुछ सेवा दी है उसके बदले में जो आपको शुल्क मिला वो हो गया। जुर्माना, अब जैसे मान लीजिए आपने ट्रैफिक तोड़ा, उसके बदले में जो आप पेनल्टी दे रहे हो तो वो सब नॉन टैक्स में सरकार के पास जाएगा। वो परमिट या लाइसेंस शुल्क बनाना, ये सारी प्राप्तियाँ जो है रेकरिंग होती है। अब ये रिकरिंग का मतलब होता है, रेकरिंग का मतलब होता है कि बार बार, यानी लगातार एक वो लगातार होती रहती है कि फिर खत्म हुआ फिर हुआ, जैसे लाइसेंस परमिट शुल्क खत्म हो गया फिर बनाना पड़ेगा आपको, जुर्माना फिर गलती करोगे फिर देना पड़ेगा, सेवा शुल्क फिर देना पड़ेगा। तो ये जो होता है, जो चीज़ बार बार या नियमित अंतराल पर होती रहती है वो होता है रेकरिंग होता है, उसका मतलब है। तो इनसे क्या हो गया, सरकार की नई संपत्ति थोड़ी ना बन रही है। अब आप इसे देखो कि कोई भी, यानी जो अगर मान लेते हैं राजस्व प्राप्ति हुआ, आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स, क्या इससे कोई संपत्ति का निर्माण हो रहा है? क्या राजस्व खर्च जो गैर कर राजस्व प्राप्ति है, क्या उससे कोई संपत्ति का निर्माण हो रहा है? तो संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा, आपके पास चीज़ें आ रही है पर संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा। अब रीअकरिंग का आप अगर एग्जाम्पल से समझना चाहो तो इसका एग्जाम्पल है जैसे रेंट आप बार बार दोगे, हर मंथ दोगे, सैलरी आपको हर मंथ मिलेगी। फिर उसके बाद जो है अगर बैंक में महीने में जमा करते हो, जमा की जाने वाली राशि होती है, वो सब होती है। ठीक, जैसे आप समझते हो ना, एक होती है रिकरिंग डिपॉजिट और एक होती है टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, और उसमें भी रिकरिंग डिपॉजिट होती है। जब आप बैंकिंग में पढ़ोगे तो ये समझ में आएगी। फिर उसके बाद हम आते हैं राजस्व व्यय पे, यानी अब खर्च की बात करते हैं। ठीक, तो हमने देखा था कि बजट के दो होते हैं, एक होता है कैपिटल और एक होता है रेवेन्यू। इसमें भी दो होते हैं, एक होता है खर्च यानी एक्सपेंडिचर और एक होता है प्राप्ति यानी रिसिप्ट। तो दोनों इसमें भी दो होते हैं। तो अभी हम ये रेवेन्यू का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, व्यय। तो ऐसा खर्च जिसमें सरकार संपत्ति नहीं बढ़ती, यानी खर्च तो कर रहे हैं लेकिन संपत्ति नहीं बढ़ रही है, यानी राजस्व प्राप्ति में भी प्राप्ति तो हो रही है लेकिन संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है उस प्राप्ति से। इसमें खर्च तो हो रही है लेकिन उस खर्च से कोई संपत्ति का निर्माण, संपत्ति नहीं बढ़ रही है। जैसे में सैलरी हो गया, पेंशन हो गया। अब जैसे मान लेते हैं राजस्व व्यय, इसका क्या मतलब है कि सरकार खर्च कर रही है। सरकार खर्च किस चीज़ पे करेगी, तो अपने पेंशन, वो सैलरी देने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, पेंशन देने के लिए ब्याज भुगतान करेगी। ठीक, ध्यान दे, राजस्व प्राप्ति और राजस्व, यहाँ ब्याज भुगतान और यहाँ बात कर रहा था ब्याज आय की बात कर रहा था। ठीक, एक सेकंड इसको छोटा करते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ ब्याज आय की बात कर रहा है कि इसने लोन दिया और उसके बदले में जो ब्याज मिला वो ब्याज की बात कर रहा है। और खर्च में क्या है कि ये ब्याज को भुगतान कर रहा है, यानी कहीं से लोन लिया उसके बदले में जो ब्याज भुगतान कर रहा है वो राजस्व खर्च में आएगा। ठीक, अब जैसे सब्सिडी देना, फूड या फर्टिलाइजर सब्सिडी, हेल्थ एजुकेशन की रिकरिंग कॉस्ट, यानी कुछ कॉस्ट घटाना बढ़ाना। फिर उसके बाद हो गया पुलिस जुडिशियरी एक्सपेंस, ग्रांट्स टू स्टेट एंड यूटी, स्टेट और वो यूटी यूनियन टेरिटरीज को ग्रांट्स देना, अनुदान देना, मनरेगा का पेमेंट करना। ये सभी क्या है, ये सभी राजस्व खर्च है। यह खर्च खपत कंजम्पशन है, नॉन एसेट जनरेटिंग है, यानी इससे संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। अब राजस्व बजट का कंक्लूजन देखें तो वही रूटीन इनकम प्लस रूटीन एक्सपेंडिचर, यानी डे बाई डे का प्रोसेस होता है। अब समझते हैं पूंजीगत बजट। अब कैपिटल बजट में क्या होता है कि हमने उसमें देखा, जैसे राजस्व बजट में दो हो गए, खर्च और प्राप्ति, इसमें भी खर्च और प्राप्ति की बात करेंगे। ठीक, पूंजीगत बजट होता क्या है, तो पूंजीगत बजट में जो है सरकार की पूंजीगत प्राप्तियाँ और व्यय शामिल होता है। यह संपत्ति बनाते हैं और देयता बदलते हैं, यानी लाइबिलिटी, और एसेट क्रिएट करते हैं। एसेट क्या होता है, आपके खर्च से या प्राप्ति से कोई संपत्ति का निर्माण हो रहा हो। अब जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, और देयता जो होती है उसे आपने मान ले कोई कर्ज लिया तो उसे चुकाना पड़ रहा हो। तो लाइबिलिटी का मतलब होता है ऐसा कर्ज या वित्तीय दायित्व जिसे भविष्य में चुकाना पड़े, फ्यूचर में उसको चुकाना पड़ता है। अब जैसे मान लेते हैं कि आपने किसी से पैसा लिया, उसे वापस देना है, तो वो आपकी लाइबिलिटी हो गई, देयता हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक से लिया हुआ लोन उसको चुकाना पड़ेगा, वो लाइबिलिटी हो गई।
चुकाया जाने वाला होम लोन या कार लोन, वो भी लाइबिलिटी हो गई। कंपनी से कर्ज लिया तो उसे भी चुकाना पड़ेगा, तो वो भी लाइबिलिटी हो गई। यहाँ तक कि सरकार का सार्वजनिक ऋण यानी पब्लिक डेप्ट भी यदि आप लेते हो तो उसे चुकाओगे तो वो भी लाइबिलिटी हो गई। तो एसेट क्या होती है? जिससे आय या लाभ मिले या जिससे कुछ संपत्ति का निर्माण हो, ठीक। लाइबिलिटी क्या होती है? जिसे चुकाना पड़े। अब एग्जाम्पल के तौर पर घर खरीदने के लिए अगर कोई लोन लेते हैं तो घर क्या हो गया? हमारा घर का निर्माण हो गया तो वो संपत्ति हो गया। पर वो जो लोन लिए उसे भविष्य में चुकाना पड़ेगा तो वो हमारा दायित्व हो गया यानी लाइबिलिटी हो गया। तो अब आते हैं पूंजीगत प्राप्ति यहाँ पे। कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करें तो ये जो है सरकार की लाइबिलिटी बढ़ाती है और एसेट घटाती है। यानी अगर पूंजीगत प्राप्ति अगर होती है तो उससे सरकार की लाइबिलिटी बढ़ती है, देयताएँ बढ़ती है और उसकी संपत्ति घटती है। अब कैपिटल रिसिप्ट्स में ऋण प्राप्तियाँ जैसे होती है। अब ऋण प्राप्तियों में क्या क्या होता है? जैसे मार्केट से उधार लिए, ट्रेजरी बिल से उधार लिए, एक्सटर्नल लोन से जैसे इंटरनल मॉनेटरी फंड, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिर वेज एंड मीन एडवांस से जो लोन ले रहे हैं, ये सब क्या हो गया? ये ऋण प्राप्तियाँ हो गया। ये ऋण प्राप्ति आएगा किस में? तो पूंजीगत प्राप्ति में आएगा। अब जैसे सरकार उधार लेती है तो उसकी लाइबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी क्योंकि उधार ले रही है तो उसको देना पड़ेगा। दूसरा है वसूली यानी रिकवरी ऑफ लोन्स, राज्यों को दिए गए लोन की वापसी। एंड पीएसयू से लोन रिकवरी। अब ये दोनों जो है सरकारी एसेट घटाती है। एसेट कैसे घटाती है? पहले हमने देखा कि ऋण की प्राप्ति है, जब ऋण की प्राप्ति करेंगे तो उससे लाइबिलिटी बढ़ती है, देयताएँ बढ़ती है। लेकिन अगर उससे हम वसूली की बात करें तो जैसे राज्यों को दिए गए लोन की वापसी, अगर जैसे मान लेते हैं कि हम किसी स्टेट को 100 रुपये लोन दिए, 100 करोड़ लोन दिए, तो वो हमारा संपत्ति का निर्माण कैसे होगा? उससे तो उससे जो ब्याज प्राप्त होगा, तो हमारा 100 रुपये का 100 रुपये तो पड़ा हुआ है, पर जो उससे हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है तो ये 100 रुपये हमारा क्या हो गया? वो तो एसेट हो गया क्योंकि उसे हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसे ही अगर हम उसे लोन की वापसी कर लिए तो उससे हमारा क्या? ब्याज प्राप्त नहीं होगा। ब्याज प्राप्त नहीं होगा तो हमारी जो संपत्ति एक स्थिर थी वो कम जाएगी। पीएसयू से लोन रिकवरी, सेम प्रोसेस यही है कि किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को हम लोन दिए तो उससे हमें कुछ प्राप्त हो रहा था ब्याज, पर अगर वो लोन वसूली कर लिए तो हमें कैश के रूप में तो मिल जाएगा पर उससे पूंजी का फॉर्मेशन जो हो रहा था वो नहीं होगा। तो इसीलिए एसेट घट गई आपके, ठीक। विक्रीकरण यानी इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। सरकार अपनी कंपनी बेच देती है तो एसेट कम होती है। अब मान लेते हैं सरकार की कोई कंपनी है जैसे एयर इंडिया। अब एयर इंडिया को सरकार डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है कि 50% से ऊपर की हिस्सेदारी जो है वो प्राइवेट कंपनी की हो जाती है। तो अगर उसमें सरकार अगर उस कंपनी को बेचती है तो उसके पास पहले से संपत्ति था, उसके पास पूंजी तो आ गई लेकिन एसेट घट गई, यानी उसके पास कैश में पेमेंट तो आ गई पर वो एसेट इसलिए घट गई क्योंकि उसने अपनी हिस्सेदारी बेच दी, उस कंपनी की डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो ये हमारा हो गया पूंजीगत प्राप्तियाँ हो गई, जिसमें ऋण प्राप्तियाँ, वसूली हो गई ऋण की और डिसइन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद आ जाता है हमारा पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्च जिससे संपत्ति बनती है, यानी सरकार द्वारा किया गया ऐसा खर्च जिससे कैपिटल का निर्माण होता है, संपत्ति का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे रोड हो गया, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, पावर प्लांट, डैम, रक्षा उपकरण, सरकार इस पे खर्च करती है। तो अगर रोड बना, हाईवे बना तो ये एक लॉन्ग टर्म एसेट का निर्माण हो गया। क्यों? क्योंकि अब रोड से फायदा, एसेट कैसे है तो रोड से अगर उस पर ट्रांसपोर्ट यूज होगा तो उसके बदले में टोल टैक्स या उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, तो इसीलिए क्या हो गई? संपत्ति हो गई। अब जैसे इसकी स्कूल बिल्डिंग का निर्माण करना, ये भी तो स्किल डेवलपमेंट का काम करेगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयू में निवेश करना। यहाँ था कि हम पीएसयू को बेच रहे थे या सरकार अपनी कंपनी बेच रही थी, पर अगर हम पीएसयू में निवेश करेंगे तो उससे हमारी एसेट जनरेट होगी। लोन टू स्टेट यानी राज्यों को लोन देना, क्योंकि अगर लोन की वापसी हम कर रहे थे तो उससे हमारी एसेट कम हो रही थी, तो अगर लोन स्टेट को अगर हम लोन देंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारी संपत्ति बढ़ेगी, तो एसेट क्रिएशन हो जाएगा। इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी से बढ़ती है। तो अगर पूंजीगत बजट का कंक्लूजन देखें तो इसमें एसेट बनता है, लाइबिलिटी बदलते रहता है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालता है ये। तो हमने अभी समझा पूंजीगत बजट और राजस्व बजट। अब पूंजीगत बजट में पूंजीगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत खर्च देख लिए, फिर राजस्व बजट में राजस्वगत प्राप्ति और राजस्व खर्च देख लिए। तो अब आप इमेज से समझने की कोशिश करते हैं कि कैपिटल या पूंजीगत बजट क्या होती है। अब जैसे इनकमिंग पूंजीगत प्राप्ति की बात करें तो डेप्ट हो गया, हमने वो समझ लिया। अब डेप्ट में इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल आरबीआई से, एक्सटर्नल आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से हो गया। एक नॉन डेप्ट इनकमिंग लोन हो सकती है जैसे में डिसइन्वेस्टमेंट करना या लोन की रिकवरी करना, ये भी तो आ ही रही है, पूंजीगत प्राप्ति हो रही है लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट करके और लोन की रिकवरी करके हो रही है। आउट गोइंग यानी जा कहाँ रही है तो पूंजीगत खर्च कहाँ हो रही है, तो जैसे इंफ्रा एसेट में लोन्स गिवन बाय यूनियन टू स्टेट, फिर इन्वेस्टमेंट किया गया, ठीक। अब जैसे इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट इन शेयर एंड बॉन्ड्स, तो अगर गवर्नमेंट जो है शेयर और बॉन्ड में निवेश करती है तो उसे हिस्सेदारी मिलेगा, तो ऑब्वियसली बात है उसे संपत्ति का निर्माण तो होगा ही। फिर यूनियन रीपेइंग लोन प्रिंसिपल यानी लोन का मूलधन दे रही है तो उसे ब्याज मिलेगा, तो उसे भी संपत्ति का निर्माण हो जाएगा, ठीक।
तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन था किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए खर्च यानी व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना, पूंजीगत व्यय है, बिल्कुल सही है कि अगर नई प्रौद्योगिकी न्यू टेक्नोलॉजी प्राप्त करेंगे तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, नहीं, ऋण वित्तीयन मतलब कि आपने कहीं से लोन लिया उसके बदले में ब्याज दिया, तो ये राजस्व व्यय है, पूंजीगत व्यय नहीं माना जाता, यानी राजस्व खर्च है ये। जबकि इक्विटी वित्तीयन, अगर इक्विटी खर्च करते हैं तो राजस्व व्यय माना जाता है, गलत है ये पूंजीगत खर्च माना जाता है। क्यों? क्योंकि इक्विटी वित्तीयन करेंगे, कहीं शेयर में अगर निवेश करेंगे तो उसमें हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी, तो वो पूंजीगत खर्च हो जाएगा वो। तो इनमें से केवल एक सही है, ठीक।